हेलो बच्चों। तो बच्चों, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे थे। हमने पिछले लेक्चर में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को स्टार्ट किया था और वहां पर मैंने आपको एक बहुत बेसिक सी बात बताई थी कि फ्लूइड्स क्या होते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड्स होते हैं, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और फ्लूइड्स को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो किस किस तरीके से हम लोग फ्लूइड्स को स्टडी करते हैं। फ्लूइड्स एट रेस्ट एंड फ्लूइड इन मोशन, इन दोनों को हम लोग सेपरेट तरीके से स्टडी करते हैं, राइट। तो आज का जो लेक्चर है वो भी बहुत बेसिक लेक्चर है। थ्रस्ट ऑफ लिक्विड की बात हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लो कर सकते हैं, इसलिए दोनों ही फ्लूइड होते हैं। तो आज हम लोग लिक्विड और गैसेस दोनों फ्लूइड्स होते हैं, उनमें से लिक्विड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। थ्रस्ट ऑफ अ लिक्विड। देखिए, कोई भी लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाउल है, उसमें आपने सपोज करिए कि आपने पानी भर रखा है, ठीक है, या ग्लास है, कंटेनर है, उसमें आपने पानी भर रखा है। तो जब आप पानी भरेंगे उस कंटेनर में या उस ग्लास में, तो लिक्विड का कोई पोर्शन, तो आपको एक पोर्शन दिखेगा जो कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, जैसे ग्लास हो गया या फिर कंटेनर हो गया, उससे कांटेक्ट में आएगा। तो जब कभी भी एक लिक्विड जो कि रेस्ट पर है, लिक्विड कैसे बच्चों, लिक्विड रेस्ट पर है, जब कभी भी एक लिक्विड जो कि रेस्ट पे होता है वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, जब कभी भी कोई भी एक लिक्विड जो कि रेस्ट पर है अगर वो किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तब वो लिक्विड उस सरफेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। और जो फोर्स वो लिक्विड उस सरफेस के ऊपर एक्सर्ट करेगा वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो ये जो फोर्स लिक्विड के द्वारा एक्सर्ट हो रहा है ना उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या यूं कह लीजिए नॉर्मल डायरेक्शन में, उस फोर्स को हम लोग लिक्विड का थ्रस्ट कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम exerts a force on surface in contact। एक लिक्विड जो इक्विलिब्रियम में है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऐसे सरफेस के ऊपर जिसके कांटेक्ट में वो है, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, उस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्लियर है बच्चों? तो हम लोग जरा इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि भाई लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होगा, यानी लिक्विड जब रेस्ट के इक्विलिब्रियम में होगा, लिक्विड के पार्टिकल्स जब रेस्ट पर होंगे, तब वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही फोर्स एक्सर्ट करेंगे। इस बात को हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज आप लोग समझिए कि ये जो थ्रस्ट जो है ना बच्चों, बेसिकली ये एक फोर्स है, वो फोर्स जो लिक्विड एक सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है। कब एक्सर्ट कर रहा है? जब वो लिक्विड रेस्ट पर है। तो चूंकि थ्रस्ट एक फोर्स है, इसलिए इसकी एसआई यूनिट जो है न्यूटन होती है। क्लियर है? अब ये फोर्स परपेंडिकुलर ही होगा सरफेस के। इसको समझने के लिए हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड को भर दिया है, और हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये लिक्विड हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है स्टेबिलिटी। तो ऑब्जेक्ट स्टेबल तो रेस्ट पे भी हो सकता है, और अगर मोशन में है और उसके मोशन का स्टेट नहीं बदल रहा है तो वो मोशन में भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो यहां पर हम लोग इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट की बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है एक वेसल में जो कि इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट पर है। अब मान लीजिए कि ये वाला जो सरफेस है लिक्विड का, इसमें इसने सपोज करिए कि इस नीचे वाला वेसल के सरफेस पर इस डायरेक्शन में OA डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट किया, मान लेते हैं, ठीक है, कि इसने किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया है, OA डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया है, F फोर्स एक्सर्ट किया है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जब ये लिक्विड सरफेस पर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो सरफेस को पलटकर लिक्विड पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए। सपोज करो लिक्विड की वजह से जो फोर्स है उसे मैं F लिख रहा हूं, तो सरफेस जो है वो पलटकर जो रिएक्शन फोर्स लगाएगा उसको मैंने R लिखा है, वो OB डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। F और R दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। अब देखिए ये जो सरफेस है, सरफेस ने फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया है। तो इस फोर्स को जरा हम लोग देखते हैं।
ये फोर्स हमारा ओबी डायरेक्शन में है। सपोज कर लें कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उससे ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे ना बच्चों, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। भाई फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग, फोर्स का दूसरा कंपोनेंट वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। ऐसा जो कंपोनेंट इस रिएक्शन फोर्स का, यानी इस सरफेस की वजह से जो फ्लूइड पर फोर्स लग रहा है, इसका जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो हो जाएगा इक्वल्स टू r cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो हो जाएगा r sin थीटा। होना चाहिए बच्चों, ठीक है, r cos थीटा और r sin थीटा, ये दो कंपोनेंट फोर्सेस के लग रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है, देखिए इस डायरेक्शन में तो फोर्स लगता ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वर्टिकल डायरेक्शन में तो लगता है, ठीक है, तो ये फोर्स तो चलो हमारा रहेगा, इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन अगर हमारा ये लिक्विड रेस्ट पर है तो इस डायरेक्शन में तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, राइट, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। हमने पढ़ा था ना सॉलिड्स में, टेंजेंशियल स्ट्रेस की जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है, तो इस सरफेस पर r cos थीटा वाले डायरेक्शन में जो फोर्स है वो एक टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। और मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो लिक्विड्स होते हैं वो टेंजेंशियल स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा और इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ, तब जो लिक्विड है वो आपका मोशन में आ जाएगा, और अगर वो मोशन में आ गया तो रेस्ट में कहां रहा, राइट, रेस्ट। लेकिन हमने तो कहा है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और ये तो फोर्स लगने पर मोशन में आ गया, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। यानी बच्चों ये r cos थीटा वाला कंपोनेंट जो है 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ये लिक्विड रेस्ट पर हो सकता है। तो मैंने लिखा कि सिंस लिक्विड इज एट रेस्ट देयरफॉर r cos थीटा 0 के बराबर होना चाहिए, यानी cos थीटा 0 के बराबर होना चाहिए। cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, अगर 90 डिग्री एंगल है, यानी कि इस सरफेस की वजह से फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगा है, तब तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आप कह सकते हैं कि लिक्विड ने पक्का इस सरफेस पर नीचे की तरफ परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया होगा। तो अब तो ये लॉजिकली हम लोग कह सकते हैं ना, बता सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं कि लिक्विड जब रेस्ट पर होता है तब वो जिस सरफेस के कांटेक्ट में आता है उस पर वर्टिकल नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट बच्चों, ये लॉजिक समझ में आ रही है आपको। चलिए इसको आप लोग नोट कर ले बच्चों, ये लिख रखा मैंने आपके लिए, ये थ्रस्ट ऑफ लिक्विड था जो मेरे को आपको बताना था, इसको जरा आप लोग नोट कर लीजिए। जो अगला लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग प्रेशर ऑफ फ्लूइड की बात करें कि फ्लूइड या लिक्विड जो है वो कितना प्रेशर किसी सरफेस के ऊपर एक्सर्ट कर सकता है, ठीक है, तो उसको भी स्किप मत करिएगा, अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। चलिए आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। और इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा पहला लेक्चर और आज का लेक्चर दोनों लेक्चर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बच्चों। चलिए बाय बाय।